नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का करेंगे दौरा। पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। जयपुर की प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में होने वाले कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलने वाले निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि, व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाग लेने वाले देश रहने योग्य शहरों के लिए जल प्रबंधन, उद्योगों की बहुमुखी प्रतिभा, विनिर्माण और उससे परे और व्यापार और पर्यटन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिनों में प्रवासी राजधानी कॉन्क्लेव और एमएसएमई कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में राजस्थान मंडप, कंट्री मंडप, स्टार्टअप मंडप जैसे विषयगत मंडप शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाद हरियाणा का दौरा करेंगे। हरियाणा के पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वृत्तिका दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद वे एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 1 बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। विश्वविद्यालय फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। दोनों सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी, जिसका प्रस्ताव अमित शाह रखेंगे। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी, जिसका प्रस्ताव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रखेंगे। वहीं राज्यसभा में बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल का प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के दौरे पर। भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से नौसेना में शामिल करेंगे। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे थे। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री कल अपने समकक्ष एंड्रे बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंचे। इस दौरान विदेश सचिव हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को उठा सकते हैं।
विदेश सचिव मिस्त्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी हो सकती है। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। बहरीन दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मंत्री स्तरीय इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा में IISS सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाल सागर में यूरोपीय संघ के मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर रियर एडमिरल वासिलियोस ग्रिपरिस के साथ समुद्री सुरक्षा पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने मनामा में ब्रिटिश शैडो फॉरेन सेक्रेटरी प्रीति पटेल से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मनामा में एस्टोनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात भी की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल में 18 वर्षीय लड़की का शव मिलने पर भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एनडीए गठबंधन के राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक और लड़की का शव मिला है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस पर क्या कुछ बोलेंगी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने 18 वर्षीय लड़की का शव मिलने पर कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझना होगा कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है तब तक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईवीएम की आलोचना करने पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों और विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। डीपीएस और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल मैनेजमेंट को बम की धमकी मिली है। तब तक बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस स्कूल पहुंच गई है और जांच कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Into space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, कोहरे और शीतलहर की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बिजली गिरने से के साथ साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके अलावा आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अगले 2 दिनों में तूफान की स्थिति बन सकती है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ एक इलाकों में रविवार शाम को हुई बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की है, जिससे दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के बाद चलने वाली हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है, जिसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में मौजूदा समय में लॉजिस्टिक्स लागत 14 से 16% के बीच है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए कई रणनीतिक नीतियां शुरू की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शामिल है। आरबीआई एटीएम बूथों पर नकद निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब देश भर के चुनिंदा एटीएम में नकद वापसी सुविधा को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें तय समय के भीतर ग्राहक द्वारा नकद ना लेने पर एटीएम मशीन पैसे वापस खींच लेगी। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की पहुंच बढ़ने से पहली बार लोन लेने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में होने वाले कुल रिटेल डिजिटल लेन देन में से 75% यूपीआई के माध्यम से किए जा रहे हैं। ई कचरा प्रबंधन और इस कचरे के रिसाइकिल की कोशिश के तहत देश के विभिन्न राज्यों में कुल 295 रिसाइकिलिंग इकाइयां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुल 82 रिसाइकिल इकाइयां हैं। इन रिसाइकिलिंग फैक्ट्रियों का मकसद बड़ी तादाद में सालाना तैयार हो रहे ई कचरे का अंबार का प्रबंधन करना है, साथ साथ ऐसी प्रणाली भी तैयार करना है जिसमें इन कचरे से निकली कीमती वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पर केंद्रित इंटरनेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए बताया कि 2016 में लागू होने के बाद से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने बैंक संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार किया है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान 1000 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इससे वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और प्रमुख निवेश गंतव्य के तौर पर भारत को मान्यता मिली है। एफडीआई निवेश और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से कारोबार समेटकर भारत में आ रही हैं। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच ज्यादातर एफडीआई सेवा क्षेत्र कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण, विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा के क्षेत्र में आया है। इस सप्ताह बाजार में 11 कंपनियां अपने आईपीओ लाने के लिए तैयार हैं। इसमें 5 मेन बोर्ड आईपीओ के साथ 6 एसएमई के आईपीओ आने वाले हैं। इजराइल की एकीकृत संचार कंपनी तदेरान टेलीकॉम भारत में आईपी टेलीफोन बनाने की योजना बना रही है। इसमें कंपनी सालाना कम से कम 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एफआईईओ के अध्यक्ष ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में 15% सालाना की वृद्धि दर हासिल करने के बाद भारत का हार्डवेयर निर्यात आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा।
साथ साथ उन्होंने कहा कि देश ने वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है और हमारा संयुक्त लक्ष्य 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। व्हाट्सएप ने मैसेज रिमाइंडर नामक एक नया फीचर को रोल आउट किया है। इसके तहत उन मैसेज के लिए रिमाइंडर मिलेगा आपको जिसे यूजर ने काफी देर तक देखा नहीं है। इससे उन यूजर्स को काफी फायदा होगा जिन्हें अधिक मैसेज आते हैं। वित्त वर्ष 2024 में 4,100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज करने वाली टाटा पावर को उम्मीद है कि अगले 6 वर्षों में उसका मुनाफा 2.5 गुना बढ़ जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 30 तक का उसका नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी रुड़की के साथ लगभग 21 करोड़ रुपए के सीएसआर योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य संस्थान के कंप्यूटर केंद्र में 3 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित कर प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के मेजाह जिले में विस्फोट। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी में एक सुरक्षा परिसर और एक सरकारी अनुसंधान केंद्र पर 3 हवाई हमले किए। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। सीरियाई विद्रोहियों ने राज्य टेलीविजन पर जारी बयान में दमिश्क की मुक्ति और असद शासन को हटाने की घोषणा की है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि शासन की जेलों से सभी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सीरियाई विद्रोहियों की राजधानी में घुसकर कब्जा करने के चलते राष्ट्रपति असद भी दमिश्क छोड़कर भाग गए। आपको बता दें, राष्ट्रपति असद तब भागे हैं जब पिछले 2 सप्ताह से इस्लामिक हयात तहरीर अल शाम समूह ने असद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली ने कहा है कि वो लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सीरिया के मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भाग जाने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार ये बैठक आज देर रात बंद कमरे में होगी। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को न्यायपूर्ण और मौलिक बताया है। उन्होंने कहा है कि बशर अल असद का शासन का पतन सीरियाई लोगों के लिए अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक अवसर का क्षण है। अमेरिका सीरिया में अपने सहयोगियों और हितधारकों के साथ काम करेगा ताकि उन्हें जोखिम का प्रबंधन करने का अवसर का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बाइडेन ने स्वतंत्र एवं संप्रभु सरकार सीरिया की स्थापना के लिए सभी सीरियाई समूहों के साथ जुड़कर सीरिया को अमेरिकी समर्थन देने का वादा किया है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिम एशिया से भागकर अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार वहां पर उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। बशर अल असद को राजधानी दमिश्क का नियंत्रण अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में विद्रोही गुटों के हाथों में आने के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ सीरिया में दशकों से चला रहा असद शासन समाप्त हो गया। सीरिया की राजनीतिक स्थिति में तेजी से हुए बदलाव ने क्षेत्रीय स्थिरता में अरब देशों की चिंता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में भारतीय दूतावास काम करता रहेगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया दूतावास के अधिकारी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं और वो सुरक्षित हैं। ग्वाटेमाला सिटी के लोगों ने क्रिसमस सीजन की शुरुआत शैतान को जलाने के रूप में मनाकर की। इस साल लोगों ने खुशी मनाई जब कार्डबोर्ड से बनी एक विशालकाय शैतान की आकृति जिसके हाथ में त्रिशूल था जलकर राख हो गई। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 12वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 12वें राउंड का खेल भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में रविवार को चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ विश्व शतरंज चैंपियनशिप फाइनल में अपनी दूसरी जीत दर्ज की।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 11वें दौर के बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के 6 अंक जबकि लिरेन के 5 अंक हैं। जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक बनाएगा वो चैंपियनशिप जीतेगा। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच को 13 रन से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की सीरीज पर 5-0 से अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 266 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। भारत जीत पर टीम के भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदीप्त जैन, डेफ क्रिकेट की संरक्षक रीना जैन और हेड कोच संतोष कुमार राय ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से पटखनी देते हुए टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। बांग्लादेश की इस जीत के सबसे बड़े हीरो इकबाल हुसैन इमोन रहे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। टूर्नामेंट में 13 विकेट हासिल करने वाले इमोन को इकबाल हुसैन को प्लेयर ऑफ द मैच और ऑफ द सीरीज भी चुना गया। हरियाणा ने कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में चल रहे सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 के अंतिम दिन रविवार को महिलाओं की श्रेणी में 7 स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा ने महिला वर्ग में 10 स्वर्ण पदकों में से 8 जीतकर कुल 235 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 23 वर्षीय राधिका ने सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कर्नाटक की लीना एंथोनी को और फिर 68 किलोग्राम श्रेणी फाइनल में दिल्ली की सृष्टि को हराकर स्वर्ण जीता। इसके अलावा तपस्या ने 57 किलोग्राम और अंजलि ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के लिए 2 और स्वर्ण जीते। दोनों ने क्रमशः महाराष्ट्र के आश्लेष और पंजाब की तरु को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाने की कड़ी में दिल्ली में मास्टर एथलेटिक्स मीट 2024 का आयोजन हुआ। दिल्ली मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस आयोजन में दिल्ली और आसपास के राज्यों के करीब 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक्स मीट में 30 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र के प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में अपने हाथ आजमाए। महिला युगल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अश्विनी पोरप्पा और तनिषा कास्ट्रो तथा पुरुष एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त सतीश कुमार करुणाकरन ने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 खिताब जीतने के लिए सीधे गेम में जीत दर्ज की। अश्विनी और तनिषा ने चीन की ली हुआ झो और वांग जीमेंग को 43 मिनट के फाइनल में 21-18, 21-12 से हराया और एक भी गेम गंवाए बिना प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया।
फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के चौथे दिन करीब 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। एक्शन सीरीज रीचर का नया सीजन 20 फरवरी को प्रीमियर होगा। अजय देवगन और करीना कपूर की सिंघम अगेन को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 27 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। सूर्य सूद और जैकलीन फर्नांडिस जल्दी ही फिल्म फतेह में नजर आएंगे। आज होगा फिल्म का टीजर रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 27 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। वेब सीरीज मिसमैच सीजन 3 13 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। फैंस को सीरीज का बेसब्री से है इंतजार। फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार और निम्रत कौर अहम किरदारों में आएंगे नजर। नेटफ्लिक्स ने की रैपर हनी सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यो यो हनी सिंह फेमस की घोषणा। ये डॉक्यूमेंट्री 20 दिसंबर को होगी रिलीज। अभिनेता संजय दत्त पंजाबी गायक भूपिंदर बब्बल के नए म्यूजिक वीडियो पावर हाउस में आएंगे नजर। 10 दिसंबर को होगी रिलीज। रणबीर कपूर पहली बार आगामी फिल्म रामायण भाग 1 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाने वाले हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।